प्यारे बच्चों, प्रीवियस की वीडियोस के कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या फर्स्ट आपसे कहता है कि कुछ संख्याएं आपको दी हुई हैं, उन संख्याओं का HCF आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आप उसे ज्ञात करेंगे। बच्चों, आप प्रीवियस वीडियोस में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इन सभी पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को आपने समझा। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो इसमें आपकी एक संख्याएं जो दी गई है वह है 135 और दिया गया है 225। यहाँ पर 135 और 225 इन संख्याओं का आपको HCF ज्ञात करना है, लेकिन HCF ज्ञात करना है आपको विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि 135 और 225 में चूंकि 225 जो है वह आपकी 135 से क्या है बच्चों, बड़ा है। 225 जो है वह ग्रेटर है किससे, 135 से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस सिचुएशन पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, दैट मीन्स यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक हमारी संख्या होती है जिस संख्या को हम b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा r जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, परंतु वो b से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा कुछ इस प्रकार की थीम को देती है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मुझे a, b, q और r इन चारों संख्याओं को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो आप 225 देख रहे हैं, ये 225 को हम यहाँ पर a मानते हैं और 135 है तो 135 को हम क्या मान लेते हैं, b। तो अगर हम a 225 को और b 135 को अगर हम मान लेते हैं तो हमारे पास जो निकालने की संख्या बची वो क्या फाइंड आउट करना है, q और r को। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 225 को हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो 225 को सबसे पहले हम भाग लगाते हैं बच्चों कितने से, 135 से। आप 135 का पहाड़ा एक बार आप पढ़ेंगे तो 135 से कम क्या हो जाएगा बच्चों, 135, 5 में से 5 चला गया 0, 12 में से 3 चला गया तो आपका 9 और ये हमारा तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम इस प्रोसेस को अप्लाई किया, यानी कि 225 को हम जब इस रूप में लिखने का प्रयास किए b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में, तो हमने यहाँ पर देखा कि भागफल दैट मीन्स q जो है वह 1 प्राप्त होता है और शेषफल दैट मीन्स r जो है वह हमारा 90 प्राप्त होता है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वह लिखते हैं 225 इज इक्वल टू 135 गुने 1 प्लस में 90। यस और नो, हम 225 को 135 गुने 1 प्लस 90 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि आपको ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने तो ये काम किया, ये काम हम लोग यहाँ पर काम करते हैं चरण नंबर फर्स्ट। चूंकि एल्गोरिथम में हम लोगों को क्या करना है, प्रोसेस से चलना है, तो ये हम लोग क्या ले लेते हैं, चरण फर्स्ट में। तो यहाँ पर जो है 225 बराबर में 135 गुने 1 प्लस में 90। यहाँ पर आप जो देखेंगे कि ये 135 क्या है, तो 135 आपका हो गया a, यानी ये भाज्य के रूप में आ गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो 225 है वो 225 जो है सो आपका भाज्य के रूप में आ जाता है। 135 जो है वह बच्चों आपका भाजक के रूप में आ जाएगा। ये 1 जो है वह आपका q के रूप में आ गया 1, और r जो है वो 90, यानी कि 90 जो है वो r के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। तो ये प्रोसेस हमें तब तक करते चली जानी है जब तक कि मुझे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाते हैं। जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमें इस प्रोसेस को क्या करना है, जारी रखना है। और दूसरे नंबर पर यह ध्यान देना है कि यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होते हैं तो उन स्थितियों में, जैसे इस स्टेप में आप ध्यान देंगे किस स्टेप में आपको यहाँ पर ये शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये जो 135 है यानी 135 जो है, इस 135 को हम वापस क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और ये जो हमारा 90 है ये 90 को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो ये स्टेप हम चलते रहेंगे, यानी कि पहले स्टेप में जो हमारा
जो B जो था वो A में बदल जाएगा और जो हमारा R जो था वो किस रूप में बदल जाएगा, B के रूप में। कब तक, जब तक कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि 225 को हमने इस रूप में लिखा परंतु शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिखते हैं चूंकि R डज नॉट इक्वल टू 0, R जो है वो 0 के बराबर में नहीं है। जब R जो 0 के बराबर में नहीं है देन हम यहाँ पर लिखेंगे चरण नंबर 2। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों, इस चरण नंबर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों R 0 के बराबर में नहीं है, यानी R डज नॉट इक्वल टू 0। जब ये R 0 के बराबर में नहीं है इसलिए हम लोग कौन से प्रोसेस में चलेंगे, चरण नंबर 2 में। जैसे ही R आपके शून्य प्राप्त हो जाएगी चरण हमारा बंद हो जाएगा और HCF हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर चरण नंबर 2 में आप ध्यान देंगे, फिर से हम यहाँ प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, परंतु इस सिचुएशन में हम यहाँ पर 135 और किसके लिए, 90 के लिए, 135 और 90 के लिए किसके अनुसार से बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब इसमें आप देखेंगे तो हम इसे किस रूप में लिख सकेंगे, 135 और 90। चूंकि 135 आपका बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर 90 इंटू, चूँकि 135 को फिर मुझे b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में तोड़ना है। दैट मीन्स 135 को आप किससे भाग लगाएंगे बच्चों, 90 से। तो यहाँ पर जब आप 135 को 90 से भाग लगाते हैं तो 90 कम 90, 135 में से 90 को आप घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 45। यानी कि यहाँ पर भागफल जो आपके पास प्राप्त हुए वह 1 है और शेषफल क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 45। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 135 को कुछ इस रूप में लिख सकते हैं, 90 गुने 1 प्लस में 45। राइट बच्चों, यानी 90 कम 90 और 90 में 45 जोड़ दीजिए तो आपको 135 प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको वापस फिर से ध्यान देना है कि चूंकि R डज नॉट इक्वल टू 0, R 0 के बराबर में नहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमारी ये स्टेप यानी कि चरण हम नेक्स्ट चलेंगे। तो चरण नंबर 3 में जब हम लोग पहुंचते हैं, यानी चरण नंबर 3 की जब प्रोसेस को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो इसमें बच्चों आपको यह ध्यान देना है कि हम किन किन संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो पहली संख्या हमारा 90 और दूसरी संख्या क्या, 45 है। यानी चरण नंबर 3 में हम यहाँ लिखेंगे 90 और 45, 45 के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रमेय से हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो ये ध्यान देंगे, हम 90 है तो 90 और 45 में तो चूंकि बड़ा कौन है, 90। तो 90 के बराबर में हमें इस टर्म में तोड़ना है, यानी कि 45 इंटू बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 45 गुने हम कितनी बार में करेंगे, तो 45 दूना 90, 90 में 0 आप जोड़ दीजिए तो 90 आ गया। यानी कि हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 90 है, 90 को 45 से हमने भाग दिया तो 45 दूना 90, 90 में से 90 चला गया, क्या बच गया बच्चों, शेषफल कुछ नहीं, यानी कि शून्य आ गया। तो हम इस 90 को लिख सकते हैं 45 गुने 2 प्लस 0, हमने इस रूप में लिख दिया। जब हम इस रूप में लिख चुके हैं तो लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि R जो है वह 0 के बराबर में आ जाता है, यानी कि R जो है वो 0 के बराबर में आ गए, शेषफल हमारा 0 के बराबर में प्राप्त हो गया। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए HCF किन किन संख्याओं का बच्चों, तो निकालना था 135 और 225 का, तो HCF 135 और 225 के बराबर में हमारा HCF क्या हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जो कोई भी संख्याएं दी गई है उन संख्याओं का HCF जो प्राप्त होगा वह HCF क्या होगा, जो पहले के टर्म में यानी कि शेषफल आने के टर्म में जो भी संख्या B के रूप में था, तो B के रूप में यहाँ कितना है 45, तो ये 45 आपका क्या हो जाएगा आंसर। राइट बच्चों, वापिस फिर से आप इस प्रोसेस को एक बार आप समझेंगे।
यदि कोई संख्या आपको दी गई है और उन संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम किसी भी संख्या को a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर आपको दी हुई हो तो दी हुई संख्याएं कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तब तो आप ये पता कर पाएंगे कि हमारा भाजक कौन है और भाज्य कौन है। जैसे ही आपको भाज्य और भाजक पता चल जाएगा, आप आसानी से भागफल और शेषफल को ज्ञात कर सकेंगे, राइट ना। तो यहाँ पर जो ये 2 संख्याएं जो दी गई है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में आपको यह जानना जरूरी है कि हम किसे भाज्य मानेंगे और किसे भाजक मानेंगे। तो चूंकि बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है, आपको आसानी से इस बात का ज्ञात हो गया होगा कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को हम भाज्य के रूप में और उससे छोटी संख्या को हम भाजक के रूप में ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसलिए लिखा कि 225 जो है वो 135 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या को हम जो लिखेंगे वो भाज्य के रूप में लिखेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ भाज्य के रूप में लिख दिया। और जो छोटी संख्या है उसे भाजक के रूप में लिखेंगे, इसलिए हमने इसे बराबर में या भाजक के रूप में लिख दिया। भाज्य के रूप में हमने 225 को लिखा और भाजक के रूप में हमने 135 को लिख दिया। अब यहाँ पर चूंकि 225 को इसी के टर्म में मुझे तोड़ना है, तो हम 225 को क्या किए, 135 से भाग दिए और भाग देने के बाद इसके प्रोसेस को हमने यहाँ लिख दिया, राइट बच्चों। जब हम इस प्रकार के प्रोसेस को जब हमने किया तो करने के बाद क्या पता चला कि r यानी शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त नहीं होता है। जब शून्य प्राप्त नहीं होता है शेषफल में, तो हम इस प्रक्रिया को आगे की ओर जारी रखेंगे और शेषफल जैसे ही शून्य प्राप्त हो जाता है, प्रक्रिया हमारी वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर हमने ये पता चलता है कि शून्य के बराबर में r नहीं प्राप्त होता है, तो ये पहले टर्म में जो हमारी b जो थी वह a के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और ये 90 जो है वो हमारी b के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि b a के रूप में और r b के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है वापस कि 135 और 90 इन दोनों में चूंकि बड़ा कौन है 135, तो 135 को हमने यहाँ भाज्य बना दिया और 90 को भाजक बना दिया। अब वापस इसको हम a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में इसे तोड़ा। जब मैं इसे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा, तो लिखने के बाद फिर मुझे पता चला कि r जो है वो शून्य के बराबर में नहीं है। जब शून्य के बराबर में नहीं है तो फिर हम चरण नंबर 3 में चले जाते हैं। चरण नंबर 3 में ये b जो है वह a के रूप में और ये r जो है वह हमारा b के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर 90 और 45 के लिए हमने लिया, 90 और 45 के लिए जब लिया तो इसमें हमारा 90 चूँकि बड़ा है इसलिए ये भाज्य के रूप में आ जाएगा और ये जो 45 है वह हमारा भाजक के रूप में आ जाएगा। अब जब वापस हम 90 को a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में जब हम लिखते हैं, तो लिखने के बाद r हमारा शून्य प्राप्त हो जाता है। जैसे ही ये शून्य प्राप्त हो जाते हैं बच्चों, आपकी ये प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है और HCF उन संख्याओं का जो अंतिम स्टेप में आपकी b का मान निकला है वही आपकी HCF हो जाएगी, राइट बच्चों। तो इसलिए HCF 135 और 225 का यहाँ पर इस जो रूप में लिखा गया है इसमें आपकी b 45 है, इसलिए हमारी 45 क्या हो गई, उत्तर हो गई। दैट मीन्स इसका HCF हो गया, राइट। चलिए प्रश्न संख्या 2 बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में आपकी ये 2 संख्याएं दी गई हैं। इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आपको HCF ज्ञात करना है। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से, इसलिए चरण नंबर 1 में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये हमारा 38,220 है, यह 38,220 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, भाज्य के रूप में, और ये 196 जो है वह किस रूप में आ जाएगा, भाजक के रूप में। ये तो हो गया, लेकिन मुझे किस रूप में लिखना है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में। यहाँ पर आपने a तो देख लिया कि a हमारा 38,220 है और b हमारा 196 है। आपको फाइंड करना है q और r को। तो यहाँ पर आप q और r को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 38,220 को भाग देंगे कितने से बच्चों, 196 से। तो यहाँ पर हम देते हैं 38,220 को 196 से। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा,
चूंकि 19 दूना 38 हो जाती है, यानी कि ये एक बार में लग जाए, एक ही बार में लगेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 196 एकम 196। 12 में से 6 चला गया 6, यहाँ पर 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया तो 186 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ऊपर में से हम कितना लिखेंगे 2, ऊपर से 2 आ गया। अब यहाँ पर है 196 और यहाँ पर है 1862। हम अब कितने बार में लगाएंगे बच्चों, यहाँ ध्यान देना है। चूँकि हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम 196 को 10 से गुना करेंगे तो 1960 आ जाएगा, राइट ना। 196 को जब 10 से आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1960, राइट। और 19 का पहाड़ा यदि आप 9 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 19 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं 9 बार, तो आपका हमारा कुछ 171 के टर्म में आता है और यहाँ पर मात्र हमारा 1800 यानी कि 186 और 171 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम कितने बार में लगाएंगे 9 बार में लगाएंगे। तो 9 बार में आप लगाएंगे तो 9 छक 54, 9 9 81 और 5 86, हाथ में आपका कितना बच गया 8, 9 एकम 9 और 8 17। वापस फिर से ध्यान देंगे, 9 छक 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 9 81, 5 86 का 6, हाथ में बच गया आपका 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया बच्चों 17। अब यहाँ पर हम इसे हल करते हैं, तो 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 चला गया 9, यहाँ पर आपका शेष खत्म हो गया। दैट मीन्स 9 और 8 98 प्राप्त हुआ। ऊपर से हम कितना उतारते हैं 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कितने बार में लगेगा, चूंकि हम यहाँ पर देखते हैं 19 पचे 95 और 6 पचे 30, 95 और 3 98, कितने बार में लग गए हैं 5 बार में। हम यहाँ पर लिखते हैं 5, 196 पचे कितना हो जाएगा बच्चों 980। अब यहाँ पर आप ध्यान दिए, शेषफल आपके कितने प्राप्त हो गए 0, राइट ना। तो हम इसे लिख सकते हैं 38,220 को 196 गुने 195 और शेषफल क्या हो जाएगा आपका 0। आप देखिए चरण फर्स्ट में ही आपके शेषफल क्या प्राप्त हो गए 0 प्राप्त हो गए। हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल यानी r जो है वो किसके बराबर में है 0 के बराबर में है, इसीलिए HCF कितने का, तो पहली संख्या थी हमारी 196 और दूसरी संख्या क्या थी बच्चों 38,220, राइट ना। इन दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम हमारी क्या बन जाएगी, जो बी के टर्म में होगी, और बी के टर्म में कौन सी संख्या है 196, इसलिए आपकी यह एचसीएफ हो गई, राइट बच्चों। प्रश्न संख्या 3 में आपकी दो संख्याएं दी गई है 867 और 255। इन दोनों संख्याओं को का भी आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा बच्चों, चूंकि 867 जो है वह 255 से क्या है आपका बड़ा है, इसलिए हम चरण नंबर फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, ए के टर्म में कौन सी संख्या आ जाएगी 867, बी के टर्म में कौन सी संख्या आ जाएगी 255, राइट बच्चों। हमें Q और R का मान ज्ञात करना है और आप इस Q और R के मान को भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो 867 को हम बच्चों यहाँ पर हल करते हैं, 255 से भाग लगाते हैं, कितने बार में लगेंगे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा आप, चूँकि 25 तिया 75 और 5 तिया 15, 3 बार में लग सकते हैं, या 3 बार में हम लगाते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7। यहाँ पर ध्यान देंगे 7 में से 5 गया 2, 6 में से ये हमारा 6 गया 0 और 8 में से 7 चला गया तो 102 प्राप्त होते हैं, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 255 गुने 3 प्लस 102। चूँकि R जो है वह 0 के बराबर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कौन से चरण में आ जाते हैं बच्चों, चरण नंबर 2। अब चरण 2 यानी स्टेप 2 में हम कौन कौन सी संख्या को लेंगे, B और R को। B हमारे पास क्या है 255 और R हमारे पास कितना है बच्चों 102, यानी यहाँ लिखेंगे 255 और 102 के लिए किसका उपयोग करने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, राइट बच्चों। चलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे 255 और 102 में हमारी बड़ी संख्या कौन है 255 या 102,
255। तो 255 जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यह बन गया हमारा भाज्य और 102 हमारा बन जाएगा भाजक। हमें ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम 255 को भाग लगाएंगे किससे बच्चों? 102 से। तो 102 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे? तो मुझे लगता है 2 बार। 102 दूना 204, 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 और 2 में से 2 गया ये। तो हमारे पास भागफल 2 और शेषफल क्या बच गया बच्चों? 51। यानी हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं 102 गुने 2 प्लस में 51। राइट। हम 255 को लिखेंगे 102 दूना 204 में 51 जब जोड़ देंगे 255 हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इस स्थिति में भी हमने यहाँ पर प्राप्त किया बच्चों कि शेषफल 0 के बराबर में नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि r जो है वह 0 के बराबर में नहीं है, इसलिए चरण नंबर 3। अब चरण नंबर 3 में आप कुछ चीज़ों पर गौर करेंगे कि a हमारा बन जाएगा 102 और हमारा ये हो जाएगा आपका 51। यानी b बन जाएगा यहाँ पर हमारा a के टर्म में और r जो है वो किस टर्म में बन जाएगा बच्चों? एक ये b के टर्म में। तो यहाँ पर 102 और 51 के लिए किसका उपयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम यहाँ प्रयोग करेंगे विभाजन प्रमेयिका सेम, तो अगली बार में हम 102 और 51 को उस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो 102 के बराबर में बच्चों क्या हो जाएगा? 51 गुने 51 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 102 आएगा? तो 2 बार में 51 दूना 102, 102 प्राप्त हो गया। यानी शेषफल क्या हो गया आपका? 0। यहाँ पर चूंकि r 0 के बराबर में प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए HCF कितने कितने का? तो HCF 867 और 255 का, यानी 867 एंड 255। इन दोनों का HCF हमें कितना प्राप्त होता है? 51। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल हुए आपके लिए। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग हर एक स्टेप में किसे A के रूप में और किसे B के रूप में लेंगे। राइट बच्चों। प्रश्न संख्या 2 आपसे कहता है कि दिखाना है कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को बनाने से पहले बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक संख्या लेते हैं जो कि 6q+1, दैट मीन्स इस रूप में है। अगर मान लिया जाए हम इस रूप में अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 6q, एक संख्या लेते हैं 6q+1, एक संख्या लेते हैं 6q+2, 6q+3, 6q+4, राइट बच्चों, 6q+5। यहाँ पर 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, हम यहाँ पर q का मान क्या करते हैं? अलग अलग बैठाते जाते हैं। यानी कि q का मान हम एक में 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप लेते चले जाइए। जब हम यहाँ पर q का मान जब 0 रखेंगे तो 0 जब रखेंगे तो 0 को जब 6 से गुना करेंगे, यानी कि 6 गुने 0 बराबर 6 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर q का मान इसमें 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 0 है 0 और 1 हो जाएगा, यानी मान 1 आ गया। जब हम 0 रखेंगे तो ये 0, ये हो गया 2, 0 ये हमारा हो गया 3, 0 रखिए तो 0 को 6 से गुना करेंगे 0, 4 का 4 हो गया, फिर ये 0 और 5 का 5। यानी आप यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, जब हम यहाँ पर q का मान क्या करते हैं? 0 रखते हैं तो हमारे पास संख्या जो प्राप्त होती है 6, 1, 2, 3, 4, 5 इस टर्म में प्राप्त होती है। यदि हम q का मान यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो 1 रखने के बाद 6 को जब हम यहाँ पर 6 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा बच्चों। जब हम 1 से यहाँ गुना करेंगे तो 6 कम 6, यहाँ पर गुना कीजिए 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6 और 2 8, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6 और 4 10, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और 5 11। इसी प्रकार जब हम q का मान क्या रखते हैं? 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 और 1 13, 12 और 2 14, 12 और 3 15, 12 और 4 16, 12 और 5 17। राइट बच्चों। एक और बैठा कर देखते हैं। यदि हम q का मान यहाँ पर क्या रखते हैं? 3 रखते हैं।
जब 3 रखते हैं तो 6 तिया 18, 18 और 1 19, 18 और 2 20, ठीक है, 18 और 3 21, 18 और 4 22 और 18 और 5 23। इस प्रकार से आप Q का मान अलग अलग रखकर आप यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या है कि जब हमने Q का मान 0, Q का मान 1, Q का मान 2, Q का मान जब 3 रखें तो Q का मान 0 रखने पर हमने यहाँ देखा 0, 2 और 4 ये 3 संख्याएं जो प्राप्त होती है वो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में प्राप्त होती है। कौन कौन सी संख्या? तो 6Q, 6Q + 2 और 6Q + 4 ये तीनों की तीनों संख्याएं धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में प्राप्त होती है। आप जब Q का मान यहाँ पर 1 रखते हैं तब भी यहाँ देखिए धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। जब आप Q का मान 2 रखते हैं तो भी धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं, 3 मान रखते हैं तब भी धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से आपकी कंक्लूजन यह निकलती है कि 6Q, 6Q + 2, 6Q + 4 ये हमारे धनात्मक सम पूर्णांक हैं। बाकी जो शेष बच गए वो कौन से पूर्णांक है? तो शेष में हमारे बच जाते हैं 6Q + 1 यह सीरीज बच जाती है, हमारे पास बच जाते हैं 6Q + 3 की ये सीरीज बच जाती है, और फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 6Q + 5 ये सीरीज आपकी बच जाती है। आप इन तीनों स्टेप में आप ध्यान दीजिए बच्चों, 6Q + 1 आप देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, सभी विषम पूर्णांक है, यह भी विषम पूर्णांक है, यह भी विषम पूर्णांक है, राइट बच्चों। तो इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या 6Q, 6Q + 2 और 6Q + 4, 6Q + 6, 6Q + 8 अगर इस टर्म में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वह संख्याएं धनात्मक सम पूर्णांक होगी। और यदि कोई संख्या अगर आपको 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप में अगर आपको देखने को मिलती है तो वह संख्याएं आपकी धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना है। अब इसे एक कंक्लूजन हम यहाँ यह निकालते हैं कि इसके शेषफल में क्या है 0, इसके शेषफल में 1, इसके शेषफल में 2, इसके शेषफल में 3, इसके शेषफल में 4 और इसके शेषफल में क्या है 5 है। तो जिसकी शेषफल की संख्याएं अगर धनात्मक सम संख्याएं अगर होगी वह धनात्मक सम पूर्णांक होंगे, और यदि जिसके शेषफल आपके विषम पूर्णांक में होंगे वह संख्याएं आपको धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे माना A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, राइट बच्चों। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले A और B। बच्चों यहाँ ध्यान देना है A हमारी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है ये पता नहीं है, लेकिन B क्या हो सकते हैं, तो B × Q + R, तो B का मान क्या हो जाएगा 6, तो B = 6। A और B = 6 के लिए हम कौन से नियम का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, राइट बच्चों। यहाँ पर जब A और B = 6 के लिए जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के बाद आपको कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी ये आपको ध्यान देना है। तो चूंकि जब हम यहाँ पर इस रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा A = B × Q प्लस में R, हमारा इस रूप में देखने को मिलेगा, यानी A = BQ + R, तो B के जगह पर है 6, Q का Q और R के जगह पर क्या है बच्चों, तो R के जगह पर आप यहाँ पर तो 1 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, कुछ भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A = 6Q + R। चूँकि R हमारा क्या है अभी ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह कहता है जहाँ पर R जो है वह 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, परंतु B से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जहाँ R जो है
वह 0 से बड़ा और बराबर है, परंतु b से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसलिए शेषफल, शेषफल कहने का मतलब बच्चों r, इसलिए शेषफल दैट मीन्स r बराबर, r क्या हो जाएंगे, तो b से छोटा होता है r, तो b से छोटा यानी b कितना है 6, तो 6 से छोटा हो जाएगा और 0 के बराबर में भी हो सकता है, यानी 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 के बराबर में r नहीं होता है, b के बराबर में नहीं होता है, यानी b 6 है तो 6 के बराबर में आपका नहीं होगा। तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ये हमें शेषफल देखने को मिले। राइट बच्चों, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब शेषफल 0 1 2 3 4 5 आपको मिल जाते हैं तो इसमें आपके घनात्मक समपूर्णांक कौन होंगे और घनात्मक विषम पूर्णांक कौन होंगे। आपने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में आप देखे थे कि जिस किसी भी संख्याओं का शेषफल अगर सम संख्या होगी वो धनात्मक समपूर्णांक होंगे और जिसके शेषफल आपके विषम पूर्णांक में होंगे वह हमारे क्या होंगे, घनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए घनात्मक विषम में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो वह है 1, वह है 3 और वह है 5, यानी 1 3 और 5 आपकी ये कौन सी संख्या है, विषम रूप में। तो जब 0 1 2 3 4 5 लिख लिए तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर, क्या बराबर, संख्या बराबर। अब ये संख्या जो है हमारा, ये आप संख्या लिखिए या फिर आप पूर्णांक लिखिए। तो पूर्णांक में आपके कौन कौन से प्राप्त हो सकते हैं, तो जब हम 0 को लेकर चलेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 0 दैट मीन्स 6 क्यू। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो दूसरा हमारा सीरीज मिलेगा 6 क्यू प्लस 1, तीसरा सीरीज मिलेगा 6 क्यू प्लस 2, वापस मिलेगा 6 क्यू प्लस 3, वापस मिलेगा हमारा 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5। राइट बच्चों, ये हमारी जो संख्या है दैट मीन्स जो पूर्णांक है, यह पूर्णांक हमें प्राप्त होती है। राइट, जहां पर हमारा q क्या है, भागफल है, ये जो है बाकी क्या है हमारा शेषफल है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, यहाँ जहाँ आप लिख सकते हैं ऐसा, जहाँ q जो है वह क्या है, भागफल है, q बराबर भागफल। आप चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक में कौन कौन, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यहाँ लिखते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। राइट, हम यहाँ लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आप इसी प्रश्न को लिखेंगे अतः में करने के बाद यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। राइट बच्चों।